हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम न्यूक्लियल का डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियल कैसा था। न्यूक्लियल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर क्या क्या था। ऊपर साइड में कोरोना सेल्स, ठीक है, मुकुट लाइक स्ट्रक्चर। उसके जस्ट पाइनएप्पल को याद रखो माइंड में, कोरोना सेल्स। उससे जस्ट नीचे 5 सेट सेल्स जिन्हें ट्यूब सेल्स कह रहे थे, जो किसको कवर करे हुए थी, एग को। एग के ऊपर साइड जो रिसेप्टिव स्पोर था, कलरलेस ग्राही स्थल, ये पूरा आप इसके अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये आपने देखा था, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर यहाँ पर है ये कोरोना सेल्स और ये है ट्यूब सेल्स जो कि एग को कवर करे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर साइड में है एग, यहाँ पर ऊपर साइड में है रिसेप्टिव स्पोर्ट। ये पूरा न्यूक्लियल का स्ट्रक्चर था और ये था आपका ग्लोब्यूल, मतलब कारा में ये ग्लोब्यूल है और ये है न्यूक्लियल। इस ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स निकलने के बाद इस कोरोनरी सेल्स के जस्ट नीचे ट्यूब सेल्स जो थी वो थोड़ी थोड़ी सेपरेट होती है, सिल्ट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से एंटर करते हैं, एग से फ्यूज़ होते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा एंड देन में जायगोट बनेगा। जायगोट क्या था, एक डिप्लॉयड सेल्स यानी कि एक द्विगुणित कोशिका जो कि अगली पीढ़ी के लिए फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, कारा का फॉर्मेशन करेगी डिवाइड होकर। अब ये जायगोट अपने चारों तरफ थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाकर ऊस्पोर का निर्माण करता है। ऊस्पोर क्या होता है, ऊस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में जो जायगोट होता है उसे प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। जब जायगोट अपने चारों तरफ थिक वॉल्ड बना लेगा तो उसे आप कहते हैं ऊस्पोर। और ऊस्पोर का काम क्या है, ऊस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है, विश्रामावस्था में पड़ा रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब जर्मिनेट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ऊस्पोर कैसे जर्मिनेट होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ऊस्पोर, जो कि थिक वॉल्ड है, राउंड या स्फेरिकल या इक्लिप्सॉइडल, यानी कि कैसा है, या तो गोल होगा या स्फेरिकल होगा या दीर्घवृत्ताकार, चारों तरफ मोटी भित्तियों से घिरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, जायगोट है। जायगोट कैसा होता है, द्विगुणित कोशिका। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है जायगोट में न्यूक्लियस कैसा होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है। इस न्यूक्लियस में जैसे ही ये न्यूक्लियस अंदर साइड में होता है और इसको चारों तरफ से कौन कवर करके रखे है, इसका न्यूक्लियस, जायगोट का न्यूक्लियस और उसका प्रोटोप्लाज्म जायगोट के अंदर है, जिसे कि और अच्छे से प्रोटेक्शन देने के लिए थिक वॉल्ड बन गई हैं, जो कि ऊस्पोर का काम कर रही हैं। यहाँ पे इसे हम पूरे को ऊस्पोर कह रहे हैं। अब ये ऊस्पोर में यहाँ जो न्यूक्लियस है सेंटर में, ये न्यूक्लियस जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी यानी अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, ये जर्मिनेशन करीब आता जाएगा। और जर्मिनेशन करीब आएगा तो ये जो न्यूक्लियस है ये ऊपर की साइड में मूव करेगा, और ये न्यूक्लियस ऊपर की साइड में मूव करने पर इसका न्यूक्लियस ऊपर की साइड में मूव करेगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये ऊस्पोर है, इसका जो द्विगुणित न्यूक्लियस है यानी कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर अब जो फर्स्ट डिवीज़न होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, वो डिवीज़न मियोटिक होगा, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। और अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। ऑब्वियस सी बात, आपको पता है कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट से 2 बनेंगे और मियोसिस सेकंड के बाद में 4 बनेंगे। तो उस पूरे को ओवरऑल को मियोसिस ही कहते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन ही कहते हैं, लेकिन उसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो कितने बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस से, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये चारों हैप्लॉयड न्यूक्लियाई भी किसके अंदर हैं, ये चारों हैप्लॉयड न्यूक्लियाई ऊस्पोर के प्रोटोप्लाज्म के अंदर हैं। अब क्या होगा कि ये जो ऊस्पोर है इसकी सेल्स, ठीक है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। उन समसूत्री और वो समसूत्री विभाजन अनइक्वल होगा, असामान्य होगा, जिससे कि एक तो स्मॉल सेल बनेगी और एक बनेगी लार्ज सेल। स्मॉल सेल को आप कहते हैं लेंटिकुलर सेल और लार्ज सेल को कहते हैं बेसल सेल, ठीक है। अब क्या होगा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की ये है कि फर्स्ट चीज़ कि इसके अंदर जो ये ऊस्पोर है इसकी सेल के अंदर जब 4 न्यूक्लियाई बन गए, तब जो समसूत्री विभाजन हुआ उससे 2 अनइक्वल सेल बनी, और उन अनइक्वल सेल ने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का कंटेन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी अलग अलग दिए। जैसे कि जो लेंटिकुलर सेल थी, जो स्मॉल सेल थी, उसने सिर्फ एक न्यूक्लियाई को कंटेन किया, और जो लार्ज सेल है उसने 3 न्यूक्लियाई को कंटेन किया। और ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये टाइम के साथ साथ डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि अब हमें इसकी बात तो नहीं करनी है बेसल सेल की, हमें फोकस करना है लेंटिकुलर सेल पे। यह जो आगे जो कारा का पूरा फॉर्मेशन होगा वो लेंटिकुलर सेल से होगा।
अब ये लेंटिकुलर सेल क्या होगा, इस लेंटिकुलर सेल के अंदर फिर से मेयोसिस डिवीज़न होगा। इस लेंटिकुलर सेल के अंदर फिर से माइटोटिक डिवीज़न होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, जिससे कि एक प्रोटोनिमल इनिशियल बनेगी और एक बनेगी राइजोइडल इनिशियल। प्रोटोनिमल इनिशियल को ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी, जो कारा का एरियल पार्ट है इसका, और जो राइजोइडल इनिशियल है ये राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोटोनिमल इनिशियल थी इसने इस तरह से एरियल पार्ट यानी सूट वाले पार्ट का फॉर्मेशन किया, और जो ये राइजोइडल इनिशियल थी इससे राइजोइड्स बने। अब ये जो सूट वाला पार्ट बना है ये नोड और इंटरनोड में डिवाइड होगा और आगे जाकर ये सूट को बनाएगा यानी कि एरियल पार्ट को बनाएगा, और ये रूट को बनाएगा यानी कि राइजोइड्स को बनाएगा, और एंड में जाकर कारा का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा आपको डायग्रामेटिक समझा दिया गया, इसका थ्योरी अब कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि जर्मिनेशन में यहाँ दे रखा है कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन न्यूक्लियस ऑफ oospore माइग्रेट टूवर्ड द अपर रीजन। पढ़ लिया हमने कि यहाँ ऊपर अपर रीजन की तरफ जाता है। द न्यूक्लियस अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियस बनते हैं मेयोसिस से। द oospore देन डिवाइड इंटू 2 अनइक्वल सेल्स ऑफ विच द अपर लेंटिकुलर सेल, ऊपर साइड में लेंटिकुलर सेल बनेगी, और जो बेसल वाली सेल है वो बनेगी, जो लोअर सेल है वो बनेगी बेसल सेल। लोअर सेल कितने न्यूक्लियाई कंटेन करती है, 3 न्यूक्लियाई, और अपर सेल कितने न्यूक्लियाई कंटेन करती है, 1 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये पूरा दे रखा है। अब जो बेसल सेल है वो धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बेसल सेल थी वो धीरे धीरे डीजनरेट हो गई, मतलब बेसल सेल के जो न्यूक्लियाई वो डीजनरेट हो जाएंगे। यही चीज़ यहाँ दे रखी है, ये बेसल सेल के न्यूक्लियाई यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे। आगे की थ्योरी यहाँ आएगी। तो लेंटिकुलर सेल प्रोजेक्ट आउट बाय रप्चरिंग द oospore, यानी कि जो लेंटिकुलर सेल है वो अपने आप की एलोंगेट होगी, लंबाई इंक्रीज करेगी, और oospore की वॉल को रप्चर करते हुए बाहर आएगी। उसमें एक माइटोटिक डिवीज़न होगा, वो भी कैसा, अनइक्वल ऑब्लिक तिरछा डिवीज़न होगा, जिससे कि 2 सेल्स बनेंगी। एक होगी प्रोटोनिमल इनिशियल और दूसरी होगी राइजोइडल इनिशियल। जो स्मॉल वाली होगी राइजोइडल इनिशियल, लार्ज वाली प्रोटोनिमल इनिशियल। प्रोटोनिमल इनिशियल से क्या बनेगा, प्रोटोनिमल इनिशियल से आगे जाके एरियल पार्ट बनेगा, जो कि नोड एंड इंटर नोड में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और जो राइजोइडल इनिशियल है उससे राइजोइड्स बनेंगे। ओके, आगे सेकेंडरी राइजोइड्स भी डेवलप हो सकते हैं प्रोटोनिमल फिलामेंट से। तो एंड ऑफ द कंक्लूजन, यानी कि आपको इसमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, जो न्यूक्लियाई के अंदर oospore न्यूक्लियाई के अंदर डिवीज़न हुआ वो हुआ है मियोसिस, जिससे कि 4 न्यूक्लियस बने, जिसमें से फिर माइटोसिस हुआ, जिससे कि 2 सेल्स बनी, अनइक्वल हुआ। स्मॉल वाली सेल ने 1 न्यूक्लियाई कंटेन किया, और जो लार्ज वाली सेल थी उसने 3 न्यूक्लियाई कंटेन किए। अब जो स्मॉल वाली सेल है, जिसे आपने लेंटिकुलर सेल का अपर वाली सेल, उसके अंदर फिर से अनइक्वल डिवीजन हुआ, वो भी तिरछा ऑब्लिक, जिससे कि एक स्मॉल सेल बनी और एक लार्ज सेल बनी। लार्ज वाली सेल अपर साइड थी, जिसे आपने कहा प्रोटोनिमल इनिशियल, और जो स्मॉल वाली सेल थी वो लोअर साइड थी, जिससे आपने कहा राइजोइडल इनिशियल। प्रोटोनिमल इनिशियल से सूट बनेगा, मतलब एरियल पार्ट बनेगा, और राइजोइडल इनिशियल से राइजोइड्स बनेंगे। जो एरियल पार्ट है वो नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होगा, और नोड इंटरनोड से प्राइमरी लेटरल, सेकेंडरी लेटरल, आगे जाके फर्दर कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहेगा। इस तरह से जर्मिनेशन ऑफ कारा कंप्लीट होता है, जर्मिनेशन। और यहाँ पर आप पूरा कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। ये है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, और किस तरह से जर्मिनेशन हुआ, प्रोटोनिमल सेल बन गई, राइजोइडल सेल बन गई, एंड में जाके कारा का फॉर्मेशन कर देंगे। ये आपके लिए कि आप कंटिन्यू स्टडी करना चाहें, इस एक ही जगह पर सब कुछ आप समझ सकते हैं। ओके, अब हम आज पढ़ेंगे ये है इसका लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि कारा के अंदर जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। एमाइलम स्टार बनता है, बल्बिल्स, अमॉर्फस बल्बिल्स, सेकेंडरी प्रोटोनिमस, ये सारे ही कारा के असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं। एमाइलम स्टार, जिसके अंदर एमाइलम नामक स्टार्च फिल रहती है, बल्बिल्स बनते हैं, अमॉर्फस बल्बिल्स, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सब असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। अब जब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो उसके अंदर ग्लोब्यूल, जिससे आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, न्यूक्लियोल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, न्यूक्लियोल से एग बनेगा, ग्लोब्यूल से एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, दोनों फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा। ये जायगोट आगे जाकर क्या करेगा, oospore का फॉर्मेशन करेगा, थिक वॉल्ड सेल बनेंगे, इसे oospore कहेंगे। उस oospore में फर्स्ट, उसके न्यूक्लियस में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया बनेंगे। आगे फिर माइटोसिस होगा, 2 सेल्स बनेंगे अनइक्वल। ऊपर वाली लेंटिकुलर सेल्स की बात करें, जिसके पास 1 न्यूक्लियस है, वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होगी ऑब्लिक सेप्टा से, जो कि माइटोसिस के थ्रू होगा, जिससे कि प्रोटोनिमल इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल बनेंगे। प्रोटोनिमल इनिशियल से प्रोटोनिमा, एरियल पार्ट, और राइजोइडल इनिशियल से राइजोइड, और एंड में कारा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा लाइफ साइकिल।
इस तरह से आज आपका कार्य कंप्लीट होता है। अगर कोई भी अभी भी डाउट या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए।